कीमती वक्त हमें देने का बात हो रही है। जो टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शन सामने आ गई हैं और इसको डिनाई भी किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये घेरा तंग होता जा रहा है? और ये तो हर चीज का सबूत और शवाहिद सामने है, अब इससे किस तरह बच के निकलेंगे? या आपको भी लगता है कि ये कुछ भी जो है डजंट काउंट? नहीं, देखिए बात ये है कि मैं पहले ना बड़ी संजीदगी से ये समझ रहा था कि शायद कोई मामला ऐसा जरूर जिसके ऊपर इतनी शोर मचा है और ऐसा पता नहीं क्या तूफान उठा हुआ है कि जरदारी साहब के अरबों रुपए के अकाउंट्स निकल आए और इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग होगी। और मैंने फिर जब देखा कि मुमासलत तलाश की जा रही है इन अकाउंट्स में और उन अकाउंट्स में, तो मैं दो बातें समझने से कासिर रहा जी। पहले तो मुझे इमरान खान साहब की जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसकी समझ नहीं आई, और फिर उन शहजाद अकबर साहब की अंडरस्टैंडिंग की मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग तो वो होती है जो आज तक हम समझते रहे हैं कि इस मुल्क से पैसे बाहर भेजे जाएं तो मनी लॉन्ड्रिंग है। इनवर्ड रेमिटेंसेस को कभी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हमने तो नहीं सुना किसी को। अच्छा, और फिर अगर जो पैसे डिक्लेयर्ड हैं, जो एफबीआर के रिकॉर्ड्स पे डिक्लेयर्ड हैं, जो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स पे डिक्लेयर्ड हैं, और जो एसेट्स में और डिक्लेरेशन फॉर्म्स के, चाहे वो ईसीबी के हैं या किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास जी, वो अंडर क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इस बुनियाद पे कि एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन पे कि आपने एक 3 लोग जो डिपॉजिट करने वाले हैं उनकी क्रेडिबिलिटी उठा ली कि वो कभी मुल्क से बाहर नहीं गया तो उन्होंने डिपॉजिट कैसे भेजा। मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड कि नेक्सस क्या है। मलिक साहब, अगर मैं आपको बताऊं माजरत के साथ, देखें ना, 2 चीज़ें हमें हमेशा बताई जाती हैं कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का आप जिक्र करते हैं, बाहर से जो पैसा आता है, जो लोग वहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, चलें वो तो वहाँ पे उन्होंने किसी तरीके से कमाया, टैक्स दिया नहीं दिया, पाकिस्तान आप भेज रहे हैं, वो तो समझ आती है कि आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आंखें बंद कर लेते हैं हम लोग। लेकिन सवाल ये होता है कि जब आप जो पैसा आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, या तो आप ये कह दें कि ये जो सारा कुछ आ रहा है ये सारा डिक्लेयर्ड पैसा था और फिर बाहर गया और फिर वहाँ से पाकिस्तान में आया, तो आमतौर पे लोग मलिक साहब ये समझने से कासिर हैं। नहीं, ये बात ऐसे है नहीं सर। देखिए, बात ये है कि पहले 2 बातें या तो फिर मुख्तलिफ है ना, कि पहले आप ये तय कर लें कि आप जो पैसे आ रहे हैं उन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस पकड़ ली जिन पे पैसे बाहर जा रहे थे, आप उन पे सवाल पूछ रहे हैं। पहले तो ये तय करें ना, ये कंफ्यूजन तो खत्म करें। सर, जो पैसे आप जो ये पैसे टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शंस के थ्रू आए हैं, मलिक साहब बड़ा आपने कहा ना कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो अब तक हम सुनते आए हैं वो यही है कि जो पाकिस्तान से बाहर पैसा जाता रहा, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो घूमकर वापस आके टेररिस्ट फाइनेंसिंग में भी आता रहा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इशू बनता है कि अगर यहां से गया है तो बाहर वापस भी उस किस चैनल से आया, किस रूट से आया। और यहां से सुन ले नहीं, अभी मलिक साहब आज भी अगर कोई जेन्युइन बिजनेसमैन क्या अगर एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस वापस आ रहे हैं, उससे भी सवालात हो रहे हैं कि ये आप बताएं कि आपने कहां से इतना पैसा कमाया, और उसको भी क्लियरेंस में 10 से 15 दिन लग रहे हैं। ये सुंदर साहब ने कल बताया। बिल्कुल। नहीं, देखिए, सवाल बड़ा सीधा है और उसका जवाब भी सीधा होना चाहिए जी। बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि जो पैसे ये कहे जा रहे हैं कि बाहर भेजे गए, वो नहीं बताए जा रहे कि कौन से भेजे गए। वो सिर्फ उन पैसों को वो तस्वर किया जा रहा है कि कुछ पैसे बाहर भेजे गए। नहीं, वो तो बाकायदा जो मनी चेंजर्स हैं, डिक्लेयर नहीं किए गए, मनी चेंजर्स से वो 55 के मॉडल टाउन से पैसे लेते थे शख्स, वो दोनों ने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है जिनको उन्होंने अरेस्ट किया। उसके बाद अब यहाँ पर बात को रोक लें जी। उन्हीं में से एक पकड़े हुए शख्स का नाम मुश्ताक चीनी है जी। अच्छा, वो उसका 50 करोड़ रुपया जो है वो डिक्लेयर्ड है कि उसने वो 50 करोड़ रुपया एज ए लोन लिया। वो चीनी का ट्रेडर है और उस 50 करोड़ में से 20 करोड़ उसको वापस भी हो चुका, और ये उनके एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म्स में एज लोन डिक्लेयर्ड भी है। एक ट्रांजैक्शन और एक पकड़े हुए शख्स के बयान जिसको कोर्ट में पेश किया गया, उसका जवाब तो हमने आपको दे दिया। और ये कब का डिक्लेयर्ड है? आज से कोई 6 साल पहले का डिक्लेयर्ड है। कासिम कयूम और वो मुश्ताक फजलदार, एक सेकंड सुन ले, मैं बता रहा हूँ जी, एक सेकंड। अब फजलदार जो है, फजलदार बेसिकली
शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक पुराना एम्प्लॉई है और उसकी वहां पर नेचर ऑफ जॉब क्या थी, क्या वो कुछ अमाउंट्स लेकर जाता था और ले जाकर वो किसी मनी चेंजर को देता था और देकर वो बाहर भिजवाता था और वही पैसा दोबारा रेमिटेंस में वापस आ जाता था। अब ये बुनियादी तौर पे एक केस बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये एक बात हमें मलिक साहब और समझा दें, मुश्ताक चीनी का आपने जिक्र किया है कि उसने सारा ये पैसा डिक्लेयर था, उसमें से 20 करोड़ रुपया उसको वापस भी चला गया। इसके बारे में कहा जाता है ये कभी बाहर ही नहीं गया मुल्क से। और फिर दूसरा सवाल ये कि इसका पैसा बाहर जाएगा, बाहर से किस मद में वापस आएगा, तो वो उसको हम तसव्वुर करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। देखिए अपना श्याम साहब, मैं दो बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। दो बातें करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये करना चाह रहा हूँ कि बाय एनी लेंथ ऑफ इमेजिनेशन मुझे कुछ लॉज के साथ आपने गवर्न करना है ना। अगर आपके लॉज नहीं होंगे तो आप मुझे गवर्न नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब 3 कानून है। पहला कानून है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दूसरा कानून है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 और तीसरा जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस का लॉ है। अब मेरे पास जो पैसे इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आ रही हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट डिफरेंट सोर्सेज से आ रही हैं। मेरे पास यूएई में मेरा सोर्स है, मुझे इन्वेस्टमेंट देता है, मैं पाकिस्तान में लगवाता हूँ, डिक्लेयर्ड है। अब आप बिजनेस हाउसेज कोई भी उठा लेंगे, जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उन सब के पास इनवर्ड रेमिटेंसेस के सोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं किसी बैंक से लोन लेता हूँ बाहर से, तब भी मैं डिक्लेयर करता हूँ। मैं किसी प्राइवेट बिजनेस हाउस से लोन लेता हूँ, मैं तब भी डिक्लेयर करता हूँ। अब यहाँ मसला, दिक्कत ये पैदा हो रही है कि आप प्रोसीड ऑफ क्राइम मेरे साथ अटैच नहीं कर रहे। आप मेरे साथ अटैच ये कर रहे हैं कि आप अपनी रेमिटेंसेस को जो आपके पास आई हैं उनको आपने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि इल्जाम की बुनियाद पर तय पा गया कि आपने गलत काम किया। मेरी एक्सप्लेनेशन को भी आप इंतजार नहीं कर रहे कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी एक्सप्लेनेशन क्या देता हूँ। अब क्योंकि ये टैक्स मैटर्स के साथ रिलेटेड है, अगर मेरी एक इनकम स्टेटमेंट ये रिफ्लेक्ट करती है कि मैंने इतनी इनकम इस साल में कमाई और इतनी रेमिटेंसेस बाहर से मंगवाई, तो आई हैव टू गिव अ वेरी केयरफुल, वेरी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, मुझे बतानी पड़ेगी डेफिनेटली। अब मैं तो उस पर मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने जब वो इंटरव्यू सुलेमान साहब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखें स्टेट और सिटीजन के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उनसे पूछा, मीडिया पर ये जा रहा था कि आप इसका अभी सवाल का जवाब दे दें। ये 2000 से लेकर 2018 तक की ट्रांजैक्शंस हैं, 18 साल की ट्रांजैक्शंस हैं और कोई तकरीबन लगभग कोई 1000 से ऊपर की ट्रांजैक्शंस हैं, जिनमें से कुछ 43 के करीब ट्रांजैक्शंस अंडर क्वेश्चंस आई हैं। अगर उसमें से 2 ट्रांजैक्शंस की हमने प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दे दी तो बाकी की भी देंगे और बताएंगे। मलिक साहब, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1993 का आप नहीं समझते कि बड़ा 92-93 वाला बड़ा ब्लैंकेट कवर देता है मनी लॉन्ड्रिंग को और इस तरह के पैसे को? उसमें सर आप ठीक है आपका ये कहना कि इस तरह की ब्लैंकेट कवर देता है, लेकिन आप देखें कि ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी की एक रिजीम थी। उस वक्त सिर्फ आपके पास ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी नहीं हुई, आपको याद होगा श्याम साहब, गोल्डन इंडिया का इंडिया इज शाइनिंग, इकोनॉमी इज बूमिंग, ओपनिंग अप, एनआरआईज कैन ब्रिंग मनी इनटू इंडिया। आपको याद होगा, वो बहुत ज्यादा पुरानी माजी की बात नहीं है कि मैं कुछ 100 साल पुराना किस्सा छेड़ रहा हूँ, माजी करीब की बात है। इसी तरह बांग्लादेश ने ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी की। तो उन रिफॉर्म्स में जब आप करते हैं तो आप बाहर के मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट जो लोग आपके मुल्क में करते हैं उसमें आप एक ओपनिंग की पॉलिसी देते हैं, तो कंपैटिबल लॉज से हमारे मुल्क में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आया, पूरे साउथ एशिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मलिक अहमद खान साहब, बिल्कुल बात वही है कि अभी जो कुछ भी कहा जा रहा है, दीज आर क्लेम्स एंड एलिगेशंस, अगर इसका वो जो है रिप्लाई कर देंगे, इसका रिबटल दे देंगे, एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जहां से पैसा गया, जहां आया, वो दे देंगे, तो ऑब्वियसली ही विल बी क्लियर। एक जुमला कहने की इजाजत दे देंगी जी, मैं आपको एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि जिनके इतने बड़े कंसर्न्स होते हैं वो कभी भी इस तरह के लूज नॉट्स नहीं छोड़ते। लेकिन सलमान शहबाज का जो कल का इंटरव्यू है और जो पुराना दिखाया गया उसमें कंट्राडिक्शन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लूज नोट्स नहीं छोड़ते, तो फिर वापस आके इन लूज नोट्स को जो अगर इनके मतलब खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हैं तो फिर अदालत में आके आपको, तो अदालतों से तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मतलब सही आजादाना फैसले मिल रहे हैं, तो आके यहाँ आके फेस क्यों नहीं करते हैं? क्या खौफ, क्या है, डर क्या है?
دیکھیں اپنا ضمیر صاحب، ہم نے کب یہ کہا کہ فیس نہیں کرتے؟ ان کے والد فیس کر رہے ہیں، ان کے بھائی فیس کر رہے ہیں، ان کی بھی پرائر کمٹمنٹس، کوئی بزنس انگیجمنٹس تھیں جو کہ پرائر ٹو اسٹارٹ آف دس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ان کی ملک احمد صاحب، شریف فیملی میں شریف خاندان میں ایبسکانڈرز کی ایک لمبی لسٹ آ گئی ایبسکانڈرز کی۔ ضمیر صاحب اسی بات پہ جو ہے بریک